हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सर्कुलर फ्लो अप टू फोर सेक्टर इकोनॉमी, देन अनएम्प्लॉयमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशन एंड इट्स टाइप्स। बेसिकली इस वीडियो में हम अपने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। सिर्फ एक नेशनल इनकम का टॉपिक होगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली कवर करेंगे। कोशिश रहेगी कि इसको हम जल्द से जल्द कंप्लीट करें क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। बट हर एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एग्ज़ाम में आता है उस पॉइंट्स को हम अच्छे से कवर करेंगे, नो डाउट। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं और सबसे पहला जो टॉपिक है सर्कुलर फ्लो अप टू फोर सेक्टर इकोनॉमी उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर टू सेक्टर इकोनॉमी है तो आप हाउस होल्ड्स, बिजनेस बिजनेस लिखो, फर्म्स लिखो, एक ही बात है, इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। थ्री सेक्टर इकोनॉमी के बारे में समझाना है तो हाउस होल्ड्स, फर्म्स और गवर्नमेंट, इन तीनों चीज़ों को समझाएंगे। अगर बात करी जा रही है फोर सेक्टर इकोनॉमी की, तब आपको समझाना है फॉरेन सेक्टर, हाउस होल्ड्स, बिजनेस और गवर्नमेंट। बेसिकली क्या है, ये एक सर्कुलर फ्लो है, ये आपस में पैसा पूरा घूम रहा है इन चारों सेक्टरों के अंदर। अब वो किस तरीके से घूम रहा है वो हमें समझना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे हाउस होल्ड सेक्टर को। हाउस होल्ड सेक्टर को समझते हैं, बाद में फाइनेंशियल मार्केट देखेंगे। द हाउस होल्ड सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी प्रोवाइड्स फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म्स, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड द फॉरेन सेक्टर। देखो, हाउस होल्ड सेक्टर पे कौन आते हैं? हम नॉर्मल पीपल, जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एज अ वर्कर, एज अ एम्प्लॉय, एज एन एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, तो गवर्नमेंट को, बिजनेस को और फॉरेन भी, फॉरेन कंपनीज में, एमएनसीज, इनमें हम क्या कर रहे हैं? हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसको हम फैक्टर सर्विस कहते हैं। ठीक है, इतना समझ लो। उसके बाद विच इट रिसीव्ड फैक्टर पेमेंट्स इन रिटर्न, और इन फैक्टर सर्विसेज को प्रोवाइड करके हमें रिटर्न में क्या मिलता है? फैक्टर पेमेंट्स। भाई हम इसको काम करके दे रहे हैं तो पैसे तो हमें मिलेंगे ना। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि फैक्टर सर्विसेज के बदले गवर्नमेंट, बिजनेस, फॉरेन सेक्टर ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? पेमेंट देते हैं। बिसाइड्स फैक्टर पेमेंट इनकम, हाउस होल्ड ऑल्सो रिसीव ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप एक्सेट्रा फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द फॉरेन सेक्टर। देखिए, फॉरेन के बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी तो एक तरीके से हमारी ट्रांसफ़र पेमेंट्स हो गई। अब ओल्ड एज पेंशन्स हैं, बहुत सारी पेंशन्स होती हैं, ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो एक तो यहाँ से पैसा आता है और साथ ही साथ फैक्टर पेमेंट्स आती हैं। तो आपको दो चीज़ें समझ आ गई, फैक्टर सर्विसेज के बारे में, फैक्टर पेमेंट्स के बारे में, और साथ साथ ट्रांसफर पेमेंट्स के बारे में भी। नाउ द हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड्स इट्स अर्नड इनकम ऑन पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड फ्रॉम फर्म्स, पेमेंट्स फॉर इम्पोर्ट्स एंड टैक्स पेमेंट्स टू द गवर्नमेंट। अब देखो, पैसा कमा तो लिया, लेकिन इस पैसे को दोबारा मार्केट में लेकर आना है, दोबारा इकोनॉमी में फ्लो करेगा। वो कैसे? अब हम इनको कहाँ स्पेंड करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में, जो कि ऑफकोर्स सी बात है, फर्म से खरीदेंगे, बिजनेसेस से खरीदेंगे। सोप है, कुछ भी सामान है, आप सीधा वहां से लेंगे, तो उसके लिए आप अपने पैसे को खर्च करेंगे। फ्रॉम फर्म्स, पेमेंट्स फॉर इम्पोर्ट्स। अब देखो, फॉरेन सेक्टर से अगर आपने कुछ मंगवाया है, फॉरेन से कुछ मंगवाया, तो इम्पोर्ट के लिए पैसा खर्च करोगे, और साथ ही साथ आपको टैक्स पे करने पड़ते हैं, फाइन पे करने पड़ते हैं, और साथ ही साथ आपको फीस भी देनी पड़ती है। सारी चीज़ें आप गवर्नमेंट को देते हो, तो गवर्नमेंट से पैसा कब आता है वो हमने डिस्कस कर लिया इस वाले पॉइंट में, और हम पैसे देते कब है वो हमने डिस्कस कर लिया। तो इस तरीके से कैसे इकोनॉमी में फ्लो कर रहा है मनी, वो हमने हाउस होल्ड सेक्टर के हिसाब से देख लिया। ठीक है, उसके बाद आ जाओ फर्म्स के अंदर। द फर्म्स रिसीव रिवेन्यू फॉर द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट। जो भी ये अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को बेचते हैं, ऑफ कोर्स ये बात है, इनका प्रोडक्ट है, मटेरियल, इसके बदले इनको क्या मिलता है? पैसा मिलता है, इनके रेवेन्यू जनरेट होता है, तो यहाँ से तो इनकी अर्निंग हो गई। और साथ ही साथ देखो, इनको सब्सिडीज भी मिलती हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फर्म्स को सब्सिडीज भी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। सब्सिडीज तो इनको मिल गई गवर्नमेंट की तरफ से। अब पेमेंट कहाँ कर रहे हैं? टैक्सेस दे रहे हैं गवर्नमेंट को। और साथ ही साथ हाउस होल्ड्स को कैसे पे कर रहे हैं? फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज, जो फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद फॉरेन सेक्टर से जो कुछ भी इन्होंने इम्पोर्ट कराया उसके भी पैसे देने पड़ेंगे, तो ऐसे इनका सर्कुलर फ्लो हुआ। उसके बाद आ जाओ गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट रिसीव रिवेन्यू फॉर द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फीस, टैक्सेस, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट भी बेचती है, गुड्स एंड सर्विसेज है। उसके बाद फीस एंड टैक्सेस,
ये सबसे मेजर सोर्स है फीस एंड टैक्सेस, यहाँ से वो अर्न करते हैं फ्रॉम द फर्म्स, हाउस होल्ड एंड द फॉरेन सेक्टर. इट ऑल्सो मेक्स फैक्टर पेमेंट्स. अब इनको पैसे देने भी पड़ते हैं. किसको देते हैं? टू हाउस होल्ड्स. एंड स्पेंड्स इट्स रिवेन्यू ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स एंड सब्सिडीज. ट्रांसफर पेमेंट्स हमने पढ़ी थी यहाँ पर जब हमने हाउस होल्ड वाला टॉपिक पढ़ा था. तो ट्रांसफर पेमेंट्स मीन्स ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप. ये क्या है? ये पेमेंट्स ही तो है, फैक्टर पेमेंट्स ही तो है जो गवर्नमेंट कर रहा है. किसके लिए? हाउस होल्ड सेक्टर के लिए. सो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं कि सब्सिडीज वगैरह और ट्रांसफर पेमेंट्स ये गवर्नमेंट करती है. उसके बाद आता है फोर्थ सेक्टर विच इज़ फॉरेन सेक्टर. फॉरेन सेक्टर कैसे अपना पैसा कमाता है? जब वो एक्सपोर्ट करता है. ठीक है, जब वो गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है तो उसको फर्म से, हाउस होल्ड से, गवर्नमेंट से क्या मिलते हैं? पेमेंट रिसीव होती है. तो ये तो हो गया रिवेन्यू कैसे रिसीव होता है. उसके बाद इट ऑल्सो मेक्स पेमेंट्स टू फर्म्स. पैसे खर्च भी करते हैं. कब? जब ये इम्पोर्ट कराते हैं. इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द हाउस होल्ड फॉर द फैक्टर सर्विसेज. इज इट क्लियर? लुक एट फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट में क्या लिखा है कि इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ फोर सेक्टर इकोनॉमी एज अ सेविंग्स मेड बाय द हाउस होल्ड, फर्म्स एंड द गवर्नमेंट. जो भी सेविंग आपके हाउस होल्ड की है, फर्म की है, गवर्नमेंट की है, वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होती है, यहाँ पे स्टोर होती हैं. एंड दिस मनी इज इन्वेस्टेड बाय द फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट में बैंक्स भी आते हैं. तो किस तरीके से इसको इन्वेस्ट करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ लोन्स. बाद में लोन्स प्रोवाइड करते हैं आपकी इस इन्वेस्टेड मनी से टू द फर्म्स, हाउस होल्ड्स एंड द मार्केट, एंड उससे फिर आगे मनी जनरेट करते हैं. सो द इनफ्लोज ऑफ मनी इन द फाइनेंशियल मार्केट एंड फोर सेक्टर इकोनॉमी आर इक्वल टू द आउटफ्लोज ऑफ मनी which makes a circular flow of income continuous and complete. इनफ्लो ऑफ मनी और आउटफ्लो दोनों इक्वल होना चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं दैट इट इज़ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. आई होप इतना क्लियर होगा. सो इस तरीके से हमने फोर सेक्टर, टू सेक्टर, थ्री सेक्टर, इन सबको अच्छे से कंप्लीट कर लिया इनके सर्कुलर फ्लो को. लुक एट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अनएम्प्लॉयमेंट. इट रेफर्स टू द कंडीशन इन विच इंडिविजुअल्स हु आर कैपेबल ऑफ वर्किंग. दो चीज़ें हैं देखिए. वो लोग जो काम करना चाहते हैं एंड आर एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, और अपनी एम्प्लॉयमेंट को ढूंढ रहे, अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहे हैं, बट आर अनएबल टू फाइंड जॉब. हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि उनको जॉब मिल जाए, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही. उस सिचुएशन को हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने के लिए नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइड बाय लेबर फोर्स इनटू 100 का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं. उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. बेसिकली जो अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसके मार्क्स अगर ज़्यादा लाइक 15 या 7.5, तो आपको टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा. सबसे पहले इज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. व्हेन द इंडिविजुअल इज नॉट विलिंग टू वर्क. वो वॉलंटरी की खुद अपनी मर्जी से हम अनएम्प्लॉयमेंट है बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट टू वर्क. ठीक है. डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग और एम्प्लॉयड देन द रिक्वायर्ड वंस. एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है, एक ही फील्ड पर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, जबकि ज़रूरत सिर्फ एक या दो की होती है, लेकिन तीसरा चौथा आके कुछ ना कुछ करता रहता है और सोचता है कि भाई हम भी एम्प्लॉयड हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. वो कुछ नहीं कर रहा होता, उसका कोई काम नहीं है, वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं आएगा. सो दैट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. देन सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. फॉर एग्जाम्पल कोई वीट उगाता है अपने खेत में, अब कुछ टाइम बाद जैसे ही फसल काटी उसके बाद वो खाली पड़े हैं, उनके पास अब कुछ काम ही नहीं है. सो दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. इट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट फॉर अ पर्टिकुलर सीजन ड्यू टू शिफ्ट इन एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट देखो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. ये बेसिकली बिजनेस साइकिल के चेंज की वजह से आता है, लाइक रिसेशन के टाइम पे, इन्फ्लेशन के टाइम पे, जब आपको रोजगार नहीं मिलता तब हम उसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. देन वी आर हैविंग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. इट मीन्स मिसमैच ऑफ जॉब्स अवेलेबल इन द मार्केट एंड द स्किल्स ऑफ द अवेलेबल वर्कर्स इन द मार्केट. मतलब क्या कि जो स्किल्स अवेलेबल है उस हिसाब से आपको जॉब नहीं मिल रही. दोनों मिसमैच कर रहे हैं. जो वो चाहते हैं वो आप नहीं दे पा रहे, वो स्किल्स आपके पास नहीं है, और जो आपके पास हैं उसकी उनको रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है. तो मिसमैच वाले वे को हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे. देन जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम करना नहीं आता, उनको नहीं आती जो अपग्रेडेशन हुई है टेक्नोलॉजी में उसके अंडर काम करना. सो उन लोगों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती फिर आपके बिजनेस के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. क्यों? क्योंकि उनको जो काम निकलवाना है वो आप कर ही नहीं पा रहे. सो उसके बेस पे अगर आपको
आपके पास जॉब नहीं होती तो उसको टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। देन द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मॉनेटरी पॉलिसी। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी से ही समझ जाओ कि कंट्रोल करेंगे सप्लाई ऑफ मनी, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। अब आपको पता है कि पैसा सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के अंडर कंट्रोल में होता है, ठीक है। सो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द मॉनेटरी अथॉरिटी, हमारे कंट्री की मॉनेटरी अथॉरिटी कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लाइक सेंट्रल बैंक और करेंसी बोर्ड, हम अपनी इंडिया की बात कर रहे हैं। सो कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी, ये पूरे मनी के सप्लाई को कंट्रोल करता है, विच इज ऑफन टारगेटिंग एन इन्फ्लेशन रेट और इंटरेस्ट रेट। ये दोनों रेट किसके, भाई सब कुछ मनी से ही तो रिलेटेड है ना। तो अगर इन्फ्लेशन रेट को इन्होंने कंट्रोल करना है या इंटरेस्ट रेट के साथ कोई भी चेंजेस है, तो सब कुछ किसकी वजह से आएगा? आपके मनी सप्लाई की वजह से, जो कि किसके अंडर है? आपकी मॉनेटरी अथॉरिटी विच इज आरबीआई, विच इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी एंड जनरल इंटरेस्ट इन द करेंसी। जिससे कि हम क्या इंश्योर कर सके कि भाई जो प्राइस की स्टेबिलिटी है वो हमारी कंट्री में है, जिससे कि लोगों का भी ट्रस्ट बना रहे हमारी करेंसी में, ठीक है। सो दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। सो द आरबीआई इज रेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी। कौन इसको मैनेज करता है? आरबीआई। अब देखो, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, विच इज ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, ठीक है, रेगुलेशन, सुपरविजन एंड डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ विथ प्रायोरिटी सेक्टर, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। मेन जो फोकस है वो स्टेबिलिटी पे है कि हमें ग्रो करना है, लेकिन विद द स्टेबिलिटी। रेगुलेट करना, सुपरवाइज करना, ये सारा काम हमारा मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर होता है। आई होप इट इज क्लियर। देन वी आर हैविंग टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। बेसिकली टू टाइप्स के हमारे टूल्स होते हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स। टूल्स मतलब क्या कि किन चीज़ों से हम हमारे मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं, हम मतलब आरबीआई कंट्रोल कर सकता है। सो क्वांटिटेटिव मेजर होते हैं और क्वालिटेटिव मेजर होते हैं। क्वांटिटेटिव मेजर में सबसे पहले आता है ओएमओ, विच इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन? ओएमओ, सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आरबीआई चाहता है कि मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज कर दी जाए इकोनॉमी में, ठीक है। तो आरबीआई क्या करेगा? बॉन्ड्स खरीद लेगा, परचेज करेगा बॉन्ड्स को, किससे? फ्रॉम द बैंक्स, ठीक है। अब मान लो आरबीआई ने 500 सीआर के बॉन्ड्स परचेज कर लिया हमारे बैंक से। तो अब बैंक्स के पास कितना मनी आ गया? उसके पास कितना पैसा आ गया? पूरे 500 करोड़ रुपए। अब ये पैसा बैंक लेंड कर सकता है लोगों को। अब लेंड करेगा तो हमारे मार्केट में, हमारी इकोनॉमी में पैसा आ गया कि नहीं आ गया? इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया। अब इसी का रिवर्स ले लो। रिवर्स कैसे? अब वो चाहता है आरबीआई कि हम पैसा कम कर दे इकोनॉमी में, तो आरबीआई के पास जो बॉन्ड्स हैं उसको वो सेल कर देगा। आरबीआई सेल कर देगा अपने बॉन्ड्स को, किसको? बैंक को। और बैंक उसके बदले क्या देगा? पैसे देगा, किसको? आरबीआई को। से मान लो 500 सीआर दे दिया टू द आरबीआई। तो अब 500 सीआर जब दिए तो अपने पास तो कम हो गए, तो इस तरीके से मनी सप्लाई कम हो गया मार्केट में। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स जब लोन लेता है आरबीआई से फॉर द लॉन्ग टर्म, उसको हम बैंक रेट बोलते हैं। इससे भी हम मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। वेरिएशंस इन रिजर्व रेशियोज, रिजर्व रेशियोज में रेपो रेट आता है और साथ ही साथ सीआरआर आता है। दैट मीन्स कैश रिजर्व रेशियो, रिवर्स रेपो रेट भी आता है और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी आता है। आप इनको रीड कर लीजिए, आपको एक एक लाइन दे रखी है स्टेटमेंट इसके साथ में, दैट इज इनफ, क्योंकि इतना डीप में नहीं आता। अदरवाइज किस तरीके से कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को, वो काफ़ी लेंदी एक्सप्लेनेशन होती हैं। कब कम करेगा रेट, कब ज़्यादा करेगा। अगर आपको डिटेल में स्टडी करना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो सेपरेट इसके लिए भी हो जाएगी। उसके बाद देखो क्वालिटेटिव मेजर्स, क्रेडिट रेशनिंग, चेंज इन लेंडिंग मार्जिन, मोरल सुसेशन, डायरेक्ट कंट्रोल, ये सारे क्वालिटेटिव्स में आते हैं। इसके अंदर आप रेट को चेंज नहीं करते। क्रेडिट रेशनिंग में सेटिंग अप ऑफ क्रेडिट लिमिट्स फॉर द कमर्शियल बैंक्स, एक लिमिट सेट कर दी जाती है कि इतनी, इससे ज़्यादा आप क्रेडिट नहीं कर सकते, ज़्यादा लेंड नहीं कर सकते। चेंज इन लेंडिंग मार्जिन, द गैप बिटवीन द लोन एंड मॉर्टगेज वैल्यू,
इसके गैप को कभी चेंज करते हैं, कभी ज़्यादा करते हैं, कभी कम करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि आप क्या चाहते हैं, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना, कम करना। मोरल सेसेशन, आरबीआई डायरेक्ट्स कमर्शियल बैंक्स टू फॉलो द गाइडलाइन इशूड, जो भी गाइडलाइन होते हैं उससे रिलेटेड ही होता है मोरल सेसेशन। डायरेक्ट कंट्रोल, आरबीआई टेक्स डायरेक्ट एक्शन इफ गाइडलाइंस आर नॉट फॉलोड, तो ये क्वालिटेटिव में सारी चीज़ें आएंगी। देन वी आर हैविंग फिस्कल पॉलिसी, इट रेफर्स टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, कि वो क्या खर्चा करेगी अपनी इकोनॉमी पे और कैसे कमाएगी, विच इज़ जनरली यूज टू क्योर रिसेशन एंड मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ज़्यादातर हम इसको तभी यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारा जो रिसेशन है, जो मंदी चल रही है, उसको सही कर सकें, उसके लिए फिस्कल पॉलिसी आती है। नाउ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, तो ये आप 8 5 6 एकदम अच्छे से याद करके चले जाना, टॉपिक है। देन वी आर हैविंग इन्फ्लेशन, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन व्हेन देयर इज अ कॉन्टिन्यूस राइज इन द जर्नल प्राइस लेवल्स, ऐसी सिचुएशन जहां पर कंटिन्यूस राइज हो, मतलब हर किसी चीज का प्राइस, आपकी गुड्स एंड सर्विसेज का बढ़ता ही जा रहा हो कॉन्टिन्यूसली, ये नहीं कि एक बार बढ़ गया तो खत्म, ऐसा नहीं, लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा होगा तो लोगों की परचेजिंग पावर, खरीदने की पावर कम होती जाएगी, ऑफ कोर्स सी बात है। अगर मान लो साल में एक बार मैगी 12 से 14 तक पहुंच गई तो दैट्स फाइन, उसको इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे। लेकिन महीने भर में पहले 12 आया, फिर 14, फिर 16, फिर 18, अब मैगी 25 की हो गई, तो और बढ़ता जा रहा है, दैट इज इन्फ्लेशन। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज बैड फॉर इकोनॉमी बिकॉज इट कैन ईट अप हार्ड अर्न मनी ऑफ कॉमन पीपल। बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है, अगर इतनी महंगाई हो गई तो लोगों के पास कुछ बचेगा ही नहीं। अब कॉजेज क्या होते हैं इन्फ्लेशन के? लो प्रोडक्टिविटी, कि काम बहुत कम है, ठीक है, आप इतना बंदा प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, सप्लाई बहुत कम है, उसको लो प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। लो सप्लाई बोलो, लो प्रोडक्टिविटी, एक ही बात है। लो डिमांड नहीं आएगा यहाँ पे, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर लो नहीं आएगा, यहाँ पर हाई डिमांड आएगा, कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तब आपकी इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन आएगी। तो आप इसको यहाँ पर प्लीज़ हाई लिख लेना, ठीक है। उसके बाद हाई टैक्सेशन, गवर्नमेंट बहुत टैक्सेस आपके ऊपर इम्पोज कर रही है तो आपको उधर दिक्कत आएगी। देन इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन मार्केट, फॉरेन मार्केट का भी इम्पैक्ट होता है। सो दीज आर द पॉइंट फॉर, दीज आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन बेसिकली, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, 4 टाइप होते हैं इन्फ्लेशन के। क्रीपिंग इन्फ्लेशन मतलब क्रॉलिंग, कि अभी बहुत धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ रही है, एकदम बहुत ही कम स्टेज पर है अपनी, दैट इज 0 to 3%, दैट इज नॉर्मल। देन वॉकिंग इन्फ्लेशन, दैट इज ऑल्सो लाइक, ये भी कुछ अब नॉर्मल नहीं है, ठीक ठीक है, 3 to 10%। रनिंग इन्फ्लेशन अब नॉर्मल, 10 to 50%, बहुत हाई इन्फ्लेशन है आपकी इकोनॉमी में। एंड हाइपर इन्फ्लेशन इन सबसे टॉप, लाइक ये तो ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर सर्वाइव करना बहुत इम्पॉसिबल है, दैट इज 50% एंड अबव। सो इसलिए इनका नाम दिया गया क्रीपिंग, मतलब क्रॉलिंग बहुत कम, वॉकिंग, रनिंग एंड देन हाइपर इन्फ्लेशन। तो इसको याद करना बहुत ईजी होगा। देन नेशनल इनकम एंड इट्स मेजरमेंट, ये हम बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, एक सेपरेट वीडियो के अंदर, जिसपे हमें बेसिकली सिर्फ फॉर्मूलाज करने हैं, क्योंकि इस बीसीए के अंदर ना सॉल्व करना आएगा आपको कोई क्वेश्चन और ना ही डीप की एक्सप्लेनेशंस चाहिए। तो हम बेसिकली फॉर्मूलाज अच्छे से कर लेंगे कि अगर क्वेश्चन आता है तो हम फॉर्मूले से ही अपनी थ्योरी को बना सकेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।